हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सबको। और जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दो कि बीए पार्ट 2 के लिए आरबी हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है सर्वोदय से क्या समझे, और ये निबंध है जिसे लिखा है विनोबा भावे ने, और इसे हमें पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली ये जानना है कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सर्वोदय का अर्थ क्या होता है, और सर्वोदय के सिद्धांत को देने वाले कौन थे। असल में जब हम बात करते हैं सर्वोदय के सिद्धांत की, तो सर्वोदय शब्द का मतलब होता है सबका उदय। सर्व मतलब सबका और उदय मतलब उदय। अ, मतलब समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, चाहे किसी भी श्रेणी में हो, लिंग में हो, किसी भी नस्ल के हों, उन सब का एक साथ विकास मतलब सर्वोदय का ये बेसिक सिद्धांत है। इसे दिया था मूल रूप से इस सिद्धांत के प्रस्तोता रहे हैं महात्मा गांधी। मगर महात्मा गांधी कि इस कंसेप्ट के को आगे बढ़ाया है आचार्य विनोबा भावे ने, जिनका मूल नाम था विनायक भावे। और जब ये 1916 में गांधी जी से मिलते हैं तो बेहद प्रभावित होते हैं गांधी जी की बातों से, उनके विजन से। और फिर क्रमशः एक लंबे दौर के बाद यहाँ तक कि गांधी जी की मृत्यु जब 1948 में होती है, उसके बाद गांधी जी के मानस पुत्र के तौर पे गांधी जी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। सर्वोदय के बारे में बहुत ज़रूरी बातें ये जान लेने की है कि जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो उनके पास बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी जो दुनिया के अलग अलग छोरों से भी आती थी। वे दुनिया के तमाम वैचारिकी से उस समय मतलब जानकार भी थे उसके बारे में, उनको उनको सूचनाएं थी उसके बारे में। तो इस संबंध में जब कार्ल मार्क्स के वैचारिकी का उदय होता है और भारत में प्रगतिशील आंदोलन 1936 में जब आता है, तो उस समय उस आंदोलन के समानांतर भारत में सर्वोदय की वैचारिकी को सामने लाया जाता है और गांधी जी ग्राम स्वराज की कामना करते हैं। तो उसी से प्रकट हुआ है सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय के बारे में गांधी जी की ये धारणा रही है कि हम किसी भी तरह से ऐसे वैचारिकी को भारत के संदर्भ में न इस्तेमाल करें जिससे कि द्वंद्व हो और तनाव और भारतीय समाज टूटे या फिर खून खराबा हो। इसलिए वे मार्क्सवादी विचारों को खारिज भी करते हैं। तो हम देखते हैं हालांकि मार्क्सवादी विचारधारा की एक अपनी जगह है, उसकी जो मतलब अपना जो अनुप्रयोग है वह नकारा नहीं जा सकता है। मगर गांधी के सेंस में हम जब बात करें कि गांधीवादी आंदोलन क्या चाहता है और उन्होंने सर्वोदय का जो विचार दिया है उसके मूल में क्या बातें रही है, इसे अगर हम विस्तार से जानें तो हमें यह लगता है कि सर्वोदय का जो आंदोलन है उसमें 3 बातें केंद्र में है। और उसमें है, एक पहली बात है, वो मोटे तौर पे साधारण भाषा में कहें तो वो सीधी सी बात ये है कि एक व्यक्ति का अगर सुधार हो जाता है, एक व्यक्ति अगर समावेशी व्यक्तित्व का होगा, एक व्यक्ति अगर लिबरल होगा, एक व्यक्ति अगर समाज को मतलब आगे ले जाने की कामना से भरा रहेगा, तो वह समाज ज़्यादा सही होगा। जहाँ ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा रहे तो उस समाज का उत्थान होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जब ऐसे समाज का उत्थान होगा तो जो शक्ति राज्य में केंद्रीकृत हो जा रही है, माने शक्ति राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसमें शक्ति के केंद्रीकरण की बात होती है, मगर ऐसे आंदोलन के जरिए उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात कही है। शक्ति केवल एक राज्य में एक सेंटर में ना जाए बल्कि वो गांव में विस्तृत हो जाए और वह एक सामुदायिक चेतना का विकास करे और उससे उस समुदाय में सर्वसम्मति से कोई बातें हो और उससे निर्णय ले करके हम किसी भी विकास के कार्य को करें जिसमें कि हर एक व्यक्ति अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक वह विकास की
जो धारा है बहे और उससे वह व्यक्ति आत्मोन्नति करने के साथ साथ समाज की उन्नति में भी सहायक हो सके। कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसमें कि 3 धरातल हैं, जिसके एक त्रिआयामी कंसेप्ट है। उस त्रिआयामी कंसेप्ट में हम देखते हैं कि एक है हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, फिर है विचार परिवर्तन की बात करते हैं और परिस्थिति परिवर्तन की बात होती है इसमें। जब एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होगा और विचार परिवर्तित होगा, ऐसे में समाज के जो कार्यकारी वर्ग हैं उसके विचारों में जब परिवर्तन आएगी, मतलब समाज में परिवर्तन आएगी, तो ऐसा एक सिचुएशन बनेगा, एक परिस्थिति में परिवर्तन आएगी जिसमें कि सबके विकास की बातें होगी, सबके आत्म संतुष्टि की बात होगी और वह आत्म संतुष्टि आत्म संयम से प्रेरित होगी। ये बातें इसके मूल में रही है। कुछ बातों को मैंने नोट डाउन किया है। विनोबा भावे ने परम धाम आश्रम की स्थापना की। एक तरह से आध्यात्मिकता का ये आंदोलन है जिसमें दान दान की जो भावना है इसको केंद्र में रखा गया है। जैसे अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, गांधी जी के ये सब कीवर्ड्स रहे गांधीवादी विचारों के, जो इन कीवर्ड्स के जरिए जो एक आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित हुई, उसी को हम लोग कहते हैं सर्वोदय आंदोलन। और विनोबा भावे और जेपी जयप्रकाश नारायण इसके अगुवा रहे इस आंदोलन को आगे ले जाने में। जबकि 1948 में गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो 1949 में काका कालेलकर ने एक सर्वोदय आर्थिक सम्मेलन किया था, जिसके केंद्र में सर्वोदय की पहली अवधारणा मुखर रूप से एक सभा के जरिए प्रस्तुत की गई थी। तो ये मुख्य रूप से इसमें है और इसके केंद्र में जो गांधी जी की जो बातें हैं वो ग्राम स्वराज के जरिए जो राम राज्य की कामना है वो हम देखते हैं इसमें। और कुछ बातें की पॉइंट है जो कि हमें इस चैप्टर में समझनी है कि सर्वोदय से समझे क्या, हम क्या समझते हैं सर्वोदय से। जैसे मैं इसको एक साधारण भाषा में कहूँ तो एक जैसे गांव है, तो गांव में आम तौर पर सभी जाति के लोग रहते हैं। कोई शिक्षक है, कोई काश्तकार है, कोई बुनकर है, कोई अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, लोहार है, कोई चर्मकार है। तो उन सब के बीच अपने अपने काम में सब लोग रहेंगे। एक गांव के विकास में सबका योगदान रहेगा। गांव के पास जो भूमि होगी उससे जो उपज होगा, ऐसा कहा जाता है इस आंदोलन के रणनीतिकारों द्वारा कि जो गांव की भूमि से जो उपज होगा उसका बराबर हिस्सा सब में वितरित होगा। तो ये एक कंसेप्ट है भूदान आंदोलन के बारे में। भूदान आंदोलन है, श्रम दान है, फिर है इसमें ग्राम दान की बात कही जाती है। ये सारे जो तथ्य हैं इसमें जो बड़ी जाति के लोग हैं, मतलब मैं ये कहूँ जाति ना कहूँ तो ये कहूँ कि जिसके पास जमीनें हैं, जिसके पास अब एक समय ऐसा था भारत में कि किसी के पास जमीन है तो हजार बीघा के मालिक होते थे वो। किसी के पास कुछ नहीं है, कोई मध्यम वर्गीय समाज का है। जो जिसके पास कुछ नहीं होता था वो मजदूरी करते थे खेतों में जाके, जमींदारों की खेतों में मजदूरी करते थे। तो जब 1936 में मार्क्सवादी विचारधारा आई और उसके जरिए ये कहा गया कि बुर्जुआ वर्ग और जो सर्वहारा वर्ग है इसके बीच एक द्वंद्व की स्थिति बनती है और ये द्वंद्व जब तक नहीं होगा तब तक राज्य विहीन समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है, एक साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो इसमें मूल रूप से था कि भौतिक आधार पे इसके विचारों की बुनियाद थी। तो भौतिक आधार पे जो विचारों की बुनियाद थी तो गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी की ये कामना थी कि हमारा समाज नैतिक आचरण से समावेशी विकास की धरातल को पाए। मतलब इसलिए गांधी जी ने इस चिंतन का एक तरह से विरोध करते हुए उन्होंने सबका साथ सबका विकास वाली जो अभी धारा चल रही, शाब्दिक धारा चली है, इसके बारे में उन्होंने उस समय एक तर्क दिया था कि हम नैतिक विकास अगर व्यक्ति का कर सके तो नैतिक विकास के जरिए एक आदमी यह महसूस करेगा कि भाई उसके साथ जो जीने वाला आदमी है उसे भी उसका भी विकास उसके जरिए होना चाहिए। इसलिए भूदान की कामना की गई है। और ऐसे समय में कहा जाता है कि भूदान आंदोलन
जब अपने चरम पर था, 1975 के आसपास अपने चरम पर है ये आंदोलन, कहते हैं कि 80 लाख हेक्टेयर जमीन इसको मिला था उस समय। और उस समय ये बड़े कॉन्सेप्ट के तौर पे लाया गया था। एक अपने तौर पे ये कहा जाता है कि बड़ा आंदोलन था, मगर कुछ लोगों ने इसे, जो इसके जो विरोधी लोग थे उस समय, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से हो सकता है कि ये सेफ्टी वल्व का काम कर रहा था। जैसे कि वामपंथी आंदोलन जो चीज़ों को लोगों में पहुंचा रहा था कि भाई सर्वहारा को जागरूक होकर अपना हक मांगना चाहिए समाज के उन लोगों से जो कि उनकी ही संपत्ति पे, उनको जो मिलने वाली संपत्ति होती है उस पर उनका पकड़ है और उसे छीनना चाहिए, तभी समाजवादी समाज की रचना हो सकती है। तो उस चीज को मतलब एक तरह से उससे अलग जा करके, मैं कहूँ दबाने के लिए नहीं कहूँ, मैं कहूँ कि उससे समानांतर जाके गांधी जी ने सर्वोदय की कामना की थी, जिसे कि गांधी जी के बाद काका कालेलकर ने और विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया। इसी सिलसिले में कुछ बातें हैं जो मैंने नोट डाउन की है। हाँ, एक बात है इसमें कि सर्वोदय का जो आंदोलन है वह साध्य और साधन दोनों में पवित्रता का हिमायती है। साध्य में मतलब ये है कि हमारा जो जैसे मंजिल क्या है, मंजिल है हमारे समाज का विकास, और साधन क्या है, तो साधन ऐसा होना चाहिए जो पवित्र होना चाहिए। अब जब हम किसी का खून खराबा करेंगे तो जाहिर है वो पवित्र नहीं रहेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं एक अपराध बोध से ग्रस्त हो सकता है, उसमें पवित्रता नहीं रहेगी। इस कारण से गांधी जी कहते थे, या फिर विनोबा भावे का मानना था, या उस आंदोलन के जितने भी हिमायती थे सर्वोदय आंदोलन के, उन सब का ये मानना था कि साध्य और साधन दोनों में पवित्रता होनी चाहिए, तभी जा करके हम सर्वोदय के लक्ष्य को पा सकते हैं। और सर्वोदय का जो लक्ष्य की जैसे ही बात आती है, सर्वोदय की के 5 लक्ष्य हैं, जिसे एक आंदोलन में एक पवनार आश्रम में 25 दिसंबर 1975 में विनोबा भावे ने इसे इसके 5 मूल सिद्धांतों पे बात करते हुए कहा था कि पहला, इसमें सामाजिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो। सामाजिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण मीन्स ये कहने का मतलब विकेंद्रीकरण, केंद्र विकेंद्रीकरण का उल्टा होता है केंद्रीकरण। तो केंद्र में कोई एक व्यक्ति रहे, और फिर विकेंद्रीकरण का मतलब है कि केंद्र में कोई एक व्यक्ति ना रहे, बल्कि बहुत सारे एक समाज समुदाय रहे, मीन्स समुदाय जहाँ की सारे लोग निर्णय देने के काबिल हो सकें और उनके निर्णय पर कोई सामुदायिक निर्णय लिया जा सके। ऐसी स्थिति को विकेंद्रीकरण, सामाजिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण नाम दिया गया इसे, कि इस पे आधारित हो। दूसरा है संप्रभु शक्ति जनता में निवास करे। संप्रभु, संप्रभु मंस जैसे कि संप्रभुता हमारे संवैधानिक प्रस्तावना का शब्द है कि हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी स्वायत्तता खुद तय करें, ऐसी स्थिति को संप्रभु कहा गया है। तो कहते हैं कि जनता में निवास करे, ये चीज किसी एक राज्य में निवास नहीं करे बल्कि जनता में निवास करे। राज्य की भूमिका नगण्य हो। इसी बात पे किसी मतलब जो इसके विरोधी लोग हैं, जो सर्वोदय के सिद्धांत के विपक्ष के तर्क देने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे में क्या होगा कि जब जनता में निवास करेगी तो जो शासन के जो इकाइयां हैं, शासन की जो बड़ी इकाइयां या छोटी इकाइयां हैं, उनके बीच तालमेल कम हो जाएगा। तो उसी समय उसी सिलसिले में तब ये कहा जाता है कि जवाब के तौर पे कहा गया कि वही सरकार सबसे अच्छी सरकार है जो कम से कम शासन करे, कम से कम शासन करे, वही सरकार सबसे अच्छी सरकार है। और जनता इससे ज़्यादा स्वायत्तता हासिल कर पाएगी, जनता ज़्यादा मतलब एक सच्चे अर्थों में वह नागरिक बोध का विकास कर पाएगी। ये भी धारणा थी इसके जवाब में। तो दूसरा ये दो हो गया कि संप्रभु शक्ति जनता में निवास करे। तीसरा है कि प्रशासनिक वर्ग स्वामी भाव से नहीं बल्कि जन सेवक भाव से शासन करे। ये बहुत ही एक तरह से आज के परिवेश में हम देखते हैं कि जहाँ लाल बत्ती सिस्टम है, फीताशाही है, तो ऐसे दौर में जो सर्वोदय के रणनीतिकार द्वारा ये बात कही गई थी
कि प्रशासनिक वर्ग स्वामी भाव से नहीं बल्कि जनता के सेवक होने के बोध से शासन करे। तो उसमें क्या होगा कि नौकरशाही को कमजोर किया जाएगा। ऐसे में नौकरशाही को ठीक नहीं मानते थे ऐसे लोग, कहने का मतलब ये है। फिर है चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य कौशल भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार व्यवस्था हो। सार्वजनिक क्षेत्र मीन्स जहाँ सरकारी क्षेत्र है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें किसी भी तरह से भ्रष्टाचार ना हो और ईमानदार व्यवस्था हो, जो जनता के लिए संकल्पित हो, उसके विकास के लिए, जनता की शक्तियों के विकास के लिए, जो ग्राम स्वराज का जो विकास है उसके लिए वह प्रयत्नशील हो। अब पांचवा है सर्वोदय समाज जाति रहित और वर्ग रहित समाज रहेगा। वर्ग की कामना, वर्ग का विरोधी समाज है ये, जबकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी में दो वर्गों के बीच संघर्ष की बात कही गई है, यहाँ पे वर्ग की बात ही नहीं है। तो ये बात है और इस तरह से चीजें आई। मैं इसके बारे में एक चीज बताऊं कि अब सर्वोदय आंदोलन जो हुआ उस समय, सर्वोदय की प्रेरणा से क्या क्या उस समय भारतीय राजनीति में होता है, इसे भी देखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि भूदान आंदोलन में जब सरकार ने ये देखा, तत्कालीन सरकार ने, कि लोग दान करने की प्रवृत्ति दो लोगों में बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने सरकारी उस समय की जो सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, उन्होंने 1956 में जमींदारी उन्मूलन का प्रयोग किया और जो भूमि सुधार का प्रयत्न किया है, जिससे कि प्रेरणा लेकर सरकार ने की थी। फिर इसमें जो लोगों, एक तरह से दूसरी बात यह है कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इसके प्रति लोगों में जो जवाबदेही भरी गई उस समय, इसके पीछे भी सर्वोदय आंदोलन के का बहुत ही योगदान है। ये सब सारी चीज़ें रही है। एक बात मैं अंतिम तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे सर्वोदय का विचार है, तो सर्वोदय के विचार का मतलब असर क्या है, क्यों सर्वोदय अपने समय में बहुत जरूरी लगा लोगों को। तो इसके पीछे आप एक देखें कि ये बात विनोबा भावे द्वारा भले ही भारत की उस समय, जब भारत देश हमारा तुरंत आज़ाद हुआ था और इस देश के पास आज़ादी के बाद बहुत सारी समस्याएं थी, अपना खुद का नवनिर्माण था, तो ऐसे लोग ये नहीं सोच रहे थे, नहीं समझ सही पा रहे थे कि भारत में एक वर्ग संघर्ष की स्थिति बने, जमींदार और सर्वहारा वर्ग के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति बने, ये नहीं चाहते थे, क्योंकि देश तुरंत ही आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ ही साथ इस देश को सांप्रदायिक दंगों से निकलना भी पड़ा था। तो सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलसा हुआ देश ये कभी नहीं चाहेगा कि अब समाज आपस में बटे और टूटे और फिर उसका जो नुकसान हो एक पूरे मानव जाति को झेलना पड़े। ये बात उस समय स्वीकार किसी भी तरह नहीं की जा रही थी। इसलिए सर्वोदय आंदोलन को एक तरह से बहुत सारे लोगों ने हाथों हाथ लिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि 80 लाख एकड़ जमीन उस समय दान में मिला था और कई ऐसे गांव विकसित हुए थे जिसमें बुनियादी विद्यालय खोले गए थे, लोगों को हर तरह के कार्य दिए गए थे, हर तरह के कामों का प्रशिक्षण दिया गया था। जो जमींदार वर्ग थे उनको मतलब आम जनता के लिए जिम्मेदार करने की कोशिश की गई थी। ये कितना सच और कितना अपनाया गया था ये तो बात की बात है, मगर इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जहाँ सच्चे अर्थ में बाघ और बकरी भी साथ रह सके, एक घाट पर पानी पी सके, जो राम राज्य की कल्पना है गांधी जी की, उसे किसी भी तरह उसे एक आत्मबोध को जागृत करते हुए सर्वोदय आंदोलन को प्रस्तुत किया गया था। अब जब आपसे कोई सवाल ये पूछे कि सर्वोदय से क्या समझते हैं, तो सर्वोदय से क्या समझते हैं, इसकी एक साधारण भाषा में आपको यही बात करनी है कि सर्वोदय का मतलब है कि सबका विकास करना, किसी भी जाति वर्ग का बोध को छोड़कर आगे बढ़ के अपने में मनुष्य होने का गौरव प्रकट करना और एक मनुष्य होने की जिम्मेदारी लेके चलना, जिसमें कि सभी की रक्षा का संकल्प हो, सभी में भ्रातृत्व की भावना हो, सभी से स्नेह की धारणा हो। ये सब चीज़ें उसके अंदर थी और आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण का जिसमें बोध सम्मिलित था। बस इतना ही मैं कहूँगा। इससे जुड़े हुए सवाल बहुत सारे ये आ सकते हैं कि विनोबा भावे का
की धारणा किस रूप में प्रकट हुई जो सर्वोदय आंदोलन बना, या सर्वोदय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सर्वोदय के बारे में अपने विचार प्रकट करें। विनोबा भावे और काका साहब कालेलकर या फिर महात्मा गांधी ने सर्वोदय के लिए क्या कुछ किया, इससे संबंधित सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। विशेष अगर इस पे और भी कोई शंकाएं हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को साझा करें, लाइक करें, शेयर करें, और एवं यदि कोई कमेंट हो, कोई शंकाएं हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भर इतना ही, बाद में बात करते हैं। बाय बाय।